हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक थ्योरीज की, जिसके अंदर मेजरली जो डिवीजन हुआ है इकोनॉमिक्स में वो तीन चीजों में हुआ है। सबसे पहली क्लासिकल इकोनॉमिक्स, देन हमारी आती है केन्शियन इकोनॉमिक्स, देन मॉनेटरिस्ट। तो इस वीडियो में मैं मोस्टली अभी फोकस करूंगी क्लासिकल और केन्शियन, क्योंकि अदरवाइज मैंने मॉनेटरिस्ट को भी करा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इतनी लंबी बनाना नहीं चाहती अभी। तो पहले हम आज बात करेंगे क्लासिकल एंड केन्शियन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम इसे इवोल्यूशन ऑफ स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स भी कहते हैं। हमारे जो पुराना जैसे टाइम था उसमें मेनली तीन कैटेगरीज में हमारी इकोनॉमिक्स बटी हुई है, और वो तीन में कैसे है। अगर मैं पूरी हमारी इकोनॉमिक जो थ्योरीज है उसे एक लाइन में कन्वर्ट करूं तो दो चीजें ऐसी मेजर हुई है जिसकी वजह से नई नई ब्रांचेस आई है इकोनॉमिक्स में। सो फर्स्ट वन आई है हमारा ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1929 से 33 के बीच में आया था। एंड द सेकेंड वन इज कार्टेल, जो कि ओपेक जो बना था, ऑयल कंट्रीज का एक कार्टेल बन गया था, जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन और सप्लाई शॉक आया था। तो ये जो दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने एक इकोनॉमिक्स को, मतलब अलग अलग इकोनॉमिस्ट को कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो फर्स्टली क्लासिकल्स थे पिक्चर में, जिनको हम कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट इकोनॉमी बनी थी वो कैपिटलिस्ट के द्वारा थी, मतलब जिनका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैं 1929 से पहले की बात करूं तो ये फेज था जहां पे क्लासिकल्स ही, मतलब उन्हीं का ही बोलबाला था। ग्रेट डिप्रेशन ऐसे हुआ कि क्लासिकल्स कोलैप्स हो गए। उसके बाद आए हमारे केन्शियन इकोनॉमिस्ट। फिर उसके बाद, क्योंकि केन्शियन ने ही हमें ग्रेट डिप्रेशन से निकाला, तो उसके बाद सबका जो ये विश्वास था कि क्लासिकल अच्छे हैं या उन, मतलब उनको मानते थे, अब वो स्विच हो गए फ्रॉम क्लासिकल टू केन्शियन, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन से हमें किसने निकाला है? केन्शियन इकोनॉमिक्स ने, केन्स ने। फिर बात आती है, फिर 1974 से 77 के बीच में स्टैगफ्लेशन आया, जहां पे केन्स भी फेल हो गए। फिर आते हैं थर्ड वन हमारे मॉनेटरिस्ट। तो इस वीडियो में हम क्लासिकल और केन्शियन इकोनॉमिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लासिकल को हम प्री केन्शियन फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि सिर्फ क्लासिकल ही रहेंगे, केन्शियन थे ही नहीं। केन्शियन इस टाइम पे भी थे, बट वो ऐसे थे कि उनकी थ्योरीज पॉलिसीज इतनी चल नहीं रही थी, तो वो पैरेलल इनके चल रहे थे, लेकिन ज्यादा क्लासिकल्स का ही बोलबाला था। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब केन्स पिक्चर में आ गए तो यूं नहीं है कि क्लासिकल कोलैप्स हो गए पूरे, नहीं, क्लासिकल भी चलेंगे। कुछ कुछ इकोनॉमिक्स क्लासिकल भी मिलेंगे जिन्हें हमने नाम दिया नियो क्लासिकल्स। और ऐसे ही जब केन्स कोलैप्स हो गया तो केन्स और स्टूडेंट्स भी चलते रहे केन्स के यूज में, लेकिन वो पैरेलली मॉनेटरिस्ट का ज्यादा बोलबाला था। उसके साथ साथ पैरेलल में पोस्ट केन्शियन इकोनॉमिक्स भी चलते रहे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है। क्लासिकल, जैसे मैंने बात की कैपिटलिस्ट, इनमें कैपिटलिस्ट लोग थे, मतलब जिन लोगों के पास मतलब पावर थी, स्ट्रेंथ थी, वेल्थ थी, जिससे वो प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, तो मार्केट सेल्फ रेगुलेटिंग थी और एफिशिएंट थी। दे नेचुरली मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अब कैपिटलिस्ट का ये कहना था कि ना, सब पैसा क्योंकि इन लोगों के पास है, तो जो ये चीज प्रोड्यूस करेंगे वो ही आगे, अब मान लो कोई चीज ये प्रोडक्शन करवा रहे हैं, उसके बदले ये देंगे वेजेस, वही वेजेस लेबर इन प्रोड्यूस्ड आइटम को खरीदने में करेगा। तो मतलब इन्होंने जितना पैसा, जितना ये सप्लाई करेंगे, वही इनके पास वापस लौट कर आएगा। तो ये कहते थे कि अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम हो भी रहा है ना इकोनॉमी में, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में सब सही हो जाएगा सब, क्योंकि इन्हें पता है हमारे पास ही लौट के आएगा, कहाँ जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लासिकल्स का था। तो ये कहते थे मार्केट जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप को खुद ठीक कर लेगी और अपने आप इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। ये कहते थे कि मिनिमल और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट का रूल है एडमिनिस्ट्रेशन बनाना ये करना, तो वो उसी में बिजी रहे, उसे मार्केट में आने की और इंटरफेयर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इकोनॉमी फंक्शन बेस्ट व्हेन लेफ्ट अलोन, मतलब गवर्नमेंट का क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जीरो, ये कहते थे क्लासिकल इकोनॉमिक की जीरो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा जब इकोनॉमी अच्छे से वर्क करेगी। तो गवर्नमेंट अपनी ध्यान दे अपने डिपार्टमेंट्स में, मार्केट में घुसने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन, ये अज्यूम करते थे अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी है, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो भी रहा है ना वो टेम्पररी है, और वो हो रहा है सिर्फ फ्रिक्शनल फैक्टर्स की वजह से, कि एक जॉब छोड़ के पर्सन दूसरी में जा रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में इकोनॉमी खुद ही अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी, तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं, टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर बात आई, इन्होंने एम्फेसाइज किया लॉन्ग रन ग्रोथ ड्रिवन बाय सप्लाई साइड फैक्टर्स, क्योंकि कैपिटलिस्ट हैं तो जो वो सप्लाई करेंगे उसी से डिमांड क्रिएट हो रही है। तो इनका जो मेन मोटिव था, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते थे कि शॉर्ट रन में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग रन में सब कुछ इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। दूसरा इनका फोकस है सप्लाई साइड फैक्टर्स, कि जितना हमारे पास पैसा अगर हम उसे लगाएंगे, जितनी प्रोडक्टिविटी हम करेंगे उससे खुद अपने आप रिजल्ट आएगा। तो इनका जो मेन फैक्टर है वो सप्लाई साइड के फैक्टर्स हैं। फिर इनका बिलीव ये था प्राइस और वेजेस जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं और इक्विलिब्रियम लाने के लिए वो सडनली और क्विकली एडजस्ट हो जाएंगे। अगर मान लो सप्लाई, मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है मान लो, तो हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे और प्राइसेस को बढ़ा देंगे, तो अपने आप इक्विलिब्रियम फिर अटेन हो जाए। तो इनका क्या था, प्राइसेस और वेजेस में फ्लेक्सिबल थे, अप डाउन इनका चलता रहेगा। इनकी जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, वेयर वैल्यू ऑफ गुड को हम डिटरमाइन करते थे लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम, कि कितने लेबर हमें लग रहे हैं, मतलब 10 लेबर्स लग रहे हैं, उनका कितना, मतलब कितना टाइम लग रहा है, उसके ऊपर ये डिटरमाइन करते थे कि उस गुड की कितनी वैल्यू होगी। ये यूटिलाइज करते थे मॉडल बेस्ड ऑन सप्लाई, प्रोडक्शन और मार्केट फोर्सेस, जैसा मैंने कहा ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करते थे। ये रिकमेंड करते थे फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई भी रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट का रोल इन्हें अच्छा नहीं लगता था तो डीरेगुलेशन होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए मार्केट में, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब भी मार्केट अच्छे से वर्क करेगी। और इनके अकॉर्डिंग लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इज वर्टिकल, और इसमें ये भी दिख रहा है आपको कि प्राइजेस फ्लेक्सिबल हैं, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लॉन्ग रन हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही रहेंगे। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, अगर छोटी मोटी डेविएशन होती है तो कोई नहीं, वो शॉर्ट रन की बात है, इन लॉन्ग रन हम अपना इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो आई होप क्लासिकल आपको समझ आ गया। अब बात आती है कि क्लासिकल फेल क्यों हुए, ऐसा क्या हुआ कि क्लासिकल कोलैप्स हो गए, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा क्या हुआ कि क्लासिकल्स खत्म हो गए। तो अब बात आती है हाउ डज क्लासिकल फेल। सबसे पहले कैपिटलिस्ट की बात करती हूँ मैं, क्योंकि क्लासिकल के अंदर कैपिटलिस्ट आते हैं। कैपिटलिस्ट का मेन एम क्या होता है, उनका एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं प्रॉफिट क्या होता है, तो आप कहोगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ लेबर। ओके, कॉस्ट ऑफ लेबर एक फैक्टर है, और रॉ मटेरियल जो भी हैं, ठीक है। तो अब कैपिटलिस्ट का एम है प्रॉफिट को इंक्रीज करना, वो कैसे कर सकती है, या तो वो प्राइसेस बढ़ा दे, या वो क्वांटिटी बढ़ा दे, या वो अपनी कॉस्ट को कम कर दे। इन ऑल थ्री केसेस प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। तो कैपिटलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, मींस क्यू बढ़ा दिया, वेजेस को कम कर दिया मतलब कॉस्टिंग कम कर दी, प्राइसेस बढ़ा दी, मतलब उन्होंने जो हो सकता है उन्होंने सब एक बारी में कर दिया। समझे, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने प्राइजेस को भी बढ़ा दिया, उन्होंने क्वांटिटी को भी बढ़ा दिया और उन्होंने कॉस्ट भी कम कर दी, यानी कि वेजेस जो है हम लेबर को दे रहे हैं वो कम कर दिए। अब इसका इम्पैक्ट कुछ तो पड़ेगा। इससे क्या होएगा, कॉन्टिन्यूअस स्क्वीजिंग ऑफ वेजेस बाय कैपिटलिस्ट टू मैक्सिमाइज। बार बार, एक बार ही नहीं, बार बार उन्होंने यही कोशिश करी, प्राइस हम बढ़ा देंगे, हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और वेजेस हम करने लग गए। इससे क्या हो गया, परचेजिंग पावर पीपल की। अब तुम लेबर को पैसे दोगे ही नहीं तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे खरीद लेगी। पैसे दोगे जब भी तो वो पैसा तुम्हारे पास घूम के आएगा ना। अब तुम पैसा ही नहीं दे रहे, तुमने परचेजिंग पावर ही लोगों की कम कर दी। इससे हमारा एग्रीगेट डिमांड, जो पूरी इकोनॉमी डिमांड करती थी गुड्स की, अब वो उतनी नहीं कर पाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो गया। उसके बाद क्या होएगा, अब फर्म्स तो प्रोड्यूस तो करवा रही है, वो प्रोडक्शन करवा रही है, प्राइजेस भी बढ़ा रही है कि ज्यादा प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। वेजेस वो दे ही नहीं रही, वेजेस नहीं देगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, वो डिमांड ही नहीं कर पा रहे। एक साइड तुम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, यहां पर तुम्हारा कंजम्पशन तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, अनसोल्ड, ह्यूज स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड तुम्हारे पास पाइल अप होता रहे। इससे क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन हो गई। ओवर प्रोडक्शन यहाँ पे होने की वजह से अब फर्म्स क्या करेंगी कि भाई पहले ही हमारे वेयर हाउसेस भरे पड़े हैं, आप ओवर प्रोडक्शन क्यों करोगे, तो वो वर्कर्स को भी हटाने लग जाएगी, ले ऑफ करने लग जाएगी। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। एग्रीगेट जो इनकम है लोगों की और कम हो गई, पहले ही तुम कम वेजेस दे के कम थी, अब और कम हो गई। इससे डिमांड उससे भी ज्यादा कम हो गई। पहले लोगों के पास एटलीस्ट जॉब तो थी, डिमांड कम थी, इसलिए हम डिमांड कम कर रहे थे, अब तो और कम हो गई। क्यों, क्योंकि अब तो लोग घर पे ही बैठे हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, तो क्या करेंगे। इससे क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और ग्रेट डिप्रेशन आ गया। क्यों, क्योंकि प्राइजेस हमारे इंक्रीज होते गए, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गई, दोनों चीज हो गई, ले ऑफ हुई मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, प्राइजेस इन्होंने खुद बढ़ाए थे, प्राइजेस भी बढ़ गए। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई, अब इकोनॉमी को बाहर कैसे निकालें, कैपिटलिस्ट पैसे दे नहीं रहे, ना वो हायर कर रहे, ना वो अपने प्राइसेस को कम कर रहे, तो कहाँ से इकोनॉमी तो मतलब बंद गई। तो यहाँ पर हमने फेस किया था ग्रेट डिप्रेशन, जो 1928-29 में देखा गया। तो यहाँ पर जो क्लासिकल्स का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। इसमें क्या रोल प्ले किया, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लाया गया, जो कि केन्स के द्वारा। केन्स ने कहा कि गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उन्होंने गवर्नमेंट का इंटरवीन करवाया, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हम पढ़ते हैं C+I+G, तो जी का जो कॉन्सेप्ट है वो केन्स की वजह से ही आया है। जब भी हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G। तो ये जो जी है ना, ये सिर्फ केन्स की बदौलत गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आई है, अदरवाइज क्लासिकल्स की माने तो वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में ही खत्म हो गई। आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्लासिकल्स फेल हो चुके, अब लोगों का विश्वास आ गया केन्स पे, और जिन्होंने कहा था गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं केन्स की। तो केन्शियन इकोनॉमिक्स बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट ही मान लो आप क्लासिकल से। तो इनका कहना था मार्केट कैन बी इनएफिशिएंट एंड प्रोन टू प्रोलॉन्ग डिसइक्विलिब्रियम। इन्होंने कहा कि मार्केट इनएफिशिएंट रहती है और ज्यादा से ज्यादा इनइक्विलिब्रियम आया रहता है, तो एग्रीगेट जो डिमांड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्होंने कहा एक्टिव गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो परसिस्ट करते हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की कमी होती है, इसलिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। इन्होंने बात करी है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की, जहां पे क्लासिकल्स हमेशा लॉन्ग रन की बात करते थे, केन्स ने कहा शॉर्ट टर्म के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने कहा प्राइस और वेज की रिजिडिटी होती है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते।
बल्कि क्लासिकल कह रहे थे वो फ्लेक्सिबल होते हैं, क्लासिकल्स के फेस में प्राइजेस और वेजेस फ्लेक्सिबल थे, लेकिन केन्स के फेस में जो कि शॉर्ट रन के बारे में बात करते हैं वो कहते हैं प्राइजेस और वेजेस जो है वो स्टिकी है। जैसे हम पढ़ते हैं ना मेन्यू कॉस्ट की, हर रेस्टोरेंट अपने मेन्यू कॉस्ट भी इनकर करता है, तो वो रैंडमली अपने प्राइस को अपडेट नहीं कर सकता कि आज हम जा रहे हैं 10 रुपए की कोई आइटम है तो कल जा रहे हैं 15 की, वो इतनी जल्दी नहीं कर पाता। तो इसलिए प्राइजेस में और वेजेस में थोड़ी स्टिकीनेस होती है अकॉर्डिंग टू केन्स। इन्होंने फोकस किया डिमांड साइड फैक्टर्स पे, और क्लासिकल जो कैपिटलिस्ट थे वो सप्लाई साइड पे बेस्ड थे, यहाँ पे डिमांड साइड पे है। इन्होंने एम्प्लॉय किया मॉडल इंक्लूडिंग एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन, फिस्कल पॉलिसी। अब मान लो जहां पे भी गवर्नमेंट का रोल है ना, वो मतलब केंशन के मतलब केंशन का ही आगे इवोल्यूशन है, उन्होंने ही बताया है, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल कभी भी क्लासिकल्स ने नहीं बोला। वो कहते हैं हमें मतलब गवर्नमेंट को तो बीच में आना ही नहीं चाहिए। अब एडवोकेट्स फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेती है, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन जो स्टेबलाइज करने के लिए, वो सारा एक केंशन के अंदर आएगा। तो इनका एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसमें ये दिखाया गया है कि वेजेस और प्राइजेस जो है वो स्टिकी हैं, शॉर्ट रन में सेम रहते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स ये था कि इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, तो वी शुड फोकस ऑन शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन में प्राइजेस और वेजेस रिजिड होते हैं, इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड है जो कि डिटरमाइन करता है कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को, कि जब एग्रीगेट सप्लाई आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये कहाँ इंपैक्ट करेगा, तो जो मेन फोर्स प्ले करेगी वो है आपकी एग्रीगेट डिमांड, ना कि एग्रीगेट सप्लाई। अब बात आती है ये क्यों फेल हुआ, ये तो अच्छे चल रहे थे, अब स्टैगफ्लेशन आने में या उसमें क्या आने में क्या हुआ कि ये फेल हो गया। हाउ डज केंशियन फेल? ऑयल कंट्रीज, जो कि हम ओपेक की बात करते हैं, तो बहुत सारी गल्फ कंट्रीज ने जो कि ऑयल की जहां पे प्रोडक्शन है, उन्होंने एक कार्टेल बना लिया, मतलब मिल के एज अ मोनोपोली एक्ट करने लग गए। उन्होंने क्या किया, प्राइस ऑफ ऑयल को इंक्रीज कर दिया। अब जब प्राइस ऑफ ऑयल हमारा इंक्रीज हो गया तो कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स वो भी बढ़ गई, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। अब ऑयल जो है बहुत चीजें बनाने में एक्ट एज अ रॉ मटेरियल या इनपुट, तो जब उसका प्राइस बढ़ा तो सबका, सारे गुड्स का जो फाइनल प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गया। तो टू कवर ऑल द प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करने के लिए फर्म ने प्राइस ऑफ गुड्स जो वो बेचते थे उनका प्राइस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर जब लेबर ने देखा कि प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया तो उन्होंने कहा हमारी वेजेस भी बढ़ाओ। अब आप एक बात बताओ, आप कोई काम कर रहे हो और आपने देखा पहले प्राइस गुड का $10 था और फर्म ने प्राइस को 10 से 15 कर दिया। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्यों हुआ है, तो हर लेबर यही तो सोचेगी कि इन्होंने फाइनल प्राइस तो बढ़ा दी और हमें तो नहीं दे रहे ज्यादा, हमें तो सेम ही दे रहे हैं और खुद ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यही चीज ये हुई कि जब लेबर ने देखा कि आप फाइनल गुड के प्राइस को आपने बढ़ा दिया, तो उन्होंने कहा कि हम भी यूनियन बनाएंगे, और उन्होंने कहा हमारी वेजेस भी बढ़ाओ अब आप। तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन वेजेस। फर्म्स ने क्या करा, चलो वेजेस बढ़ा दी, अब वेजेस बढ़ा दी, फिर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्म की बढ़ गई, अब फिर से बढ़ी तो फिर से फाइनल गुड का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सारी चीजें आती है, चाहे आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, चाहे कोई इंटरमीडिएट गुड यूज कर रहे हो, चाहे आप लेबर यूज कर रहे हो, तो सारी चीज एड ऑन होगी। तो पहले ऑयल की वजह से बढ़ा, फिर हायर वेजेस की वजह से बढ़ गया। अब ये देख के फिर कि फिर से प्राइस बढ़ गया, डिमांड फिर से बढ़ गई, वर्कर कह रहे हैं अब हमारी और बढ़ाओ, हम तो नहीं कर रहे काम, बैठ गए धरने पे कि हम तो नहीं करेंगे, हमारी वेजेस बढ़ाओ। तो एक सिचुएशन ऐसी आई, पहले काफी राउंड ये ऐसे चला जिससे हम ये चीज ना बढ़ बढ़ के कॉन्सेप्ट आ गया वेज स्पाइरल।
कि मतलब एक चीज से दूसरी चीज लिंक हो रही है, मतलब ऑयल प्राइस बढ़े तो प्राइस गुड का बढ़ गया, गुड का बढ़ गया वेजेस बढ़ गई, वेजेस बढ़ के फिर प्राइस बढ़ गया, फिर वेजेस बढ़ी, फिर प्राइस बढ़ गया, फिर वेजेस बढ़ी, फिर प्राइस, तो ये एक एज अ वेज प्राइस स्पाइरल आपका बढ़ गया। तो एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पे फर्म ने मना कर दिया कि अब हम बायर्स, अब हम प्राइस को बढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि बायर्स कब तक खरीदेंगे, कब तक हाई प्राइस करेंगे और कंज्यूमर्स खरीदते रहेंगे। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पे कंज्यूमर कहेंगे हम नहीं खरीद रहे, हमारे पास है ही नहीं पैसा। तो वही ये सिचुएशन आ गई। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पे एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि आप प्रोडक्शन तो कर ही रहे हो ना, प्रोडक्शन तुम कर रहे हो, लेकिन प्राइस इतने ज्यादा हो चुके हैं कि डिमांड कोई कर नहीं रहा, तो डिमांड आपकी कम हो गई है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो इससे क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हो गई इकोनॉमी, इतना ज्यादा मतलब पाइल अप हो गया कि फर्म्स के पास स्टॉक में पड़े हैं गुड्स, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, बायर ही नहीं है। तो फर्म विल फायर पीपल, वही जो क्लासिकल्स में होता है वही सेम टू सेम चल रहा है कि अब फर्म्स और क्यों प्रोड्यूस करेगी जब उनका पहले का ही स्टॉक नहीं बिक रहा। तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया पीपल को, जिससे प्रोडक्शन हमारी कम हुए और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ गई। तो इस फेज में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइजेस अपने इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ चुका है क्योंकि प्राइजेस बहुत स्काई रॉकेटेड है, बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज हो गई अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुका है, लोगों को फायर कर दिया है। तीसरा ये प्रोडक्शन हमारा हो ही नहीं रहा, अब प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। अब इस फेज में आया जहां पर हमारा फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है, क्योंकि फिलिप्स कर्व कहता है देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही पढ़ रहे हैं, ये तो फेल ही हो गया और प्रोडक्शन कुछ हो ही नहीं रही है। तो फिलिप्स कर्व भी फेल हुआ और केन्शियन इकोनॉमिक्स भी हमारा फेल हो गया। तो इसलिए अब इसके बाद आए हमारे पिक्चर में मॉनेटरिस्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आने वाली किसी वीडियो में आई विल कवर। तो यहाँ पर ये हुआ कि कोलैप्स केन्शियन का कैसे हुआ। अब बात आती है क्लासिकल और केन्शियन की, मैंने एक यूं ही स्लाइड बना दी कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो क्लासिकल लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, केन्शियन शॉर्ट रन में। यहाँ पर क्लासिकल कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जितना हम मार्केट में सप्लाई करेंगे उसी से ही डिमांड बढ़ेगी। लेकिन केन्शियन अपोजिट कहता है कि डिमांड अपनी खुद की सप्लाई क्रिएट करती है, कि पहले लोग डिमांड करेंगे तब फर्म प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे क्लासिकल कहते हैं कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहती है, अगर है भी तो वो छोटी मोटी डेविएशन है, इन लॉन्ग रन ऑल विल बी सेट, ऑल विल बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन केंशियन में क्या होता है, हमेशा वो कहते हैं हम हमेशा बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का हमारा वर्टिकल होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है। क्लासिकल के अकॉर्डिंग वेजेस और प्राइसेस हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिकी रहते हैं क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कोई इकोनॉमिस्ट की बात करूं तो एडम स्मिथ, जेबी से, जिन्होंने कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये जो लाइन थी ये इन्हीं की थी, जेबी से की। और डेविड रिकार्डो जिन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज दी, एडम स्मिथ जिन्होंने इनविजिबल हैंड दिया, माल्थस की जो हमने अपनी पॉपुलेशन की थ्योरी पढ़ी है, वो सारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। यहाँ पे बात करें मिल्सन, पॉल सैमुअल्सन, टिम्बरजन, आर फ्रेंच, ये सारे हैं केंशियन। पॉल सैमुअल्सन की हमने थ्योरीज पढ़ी हैं। तो ये डिफरेंस है क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केंशियन में, इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो इसलिए, और ये बहुत फेमस है, तो आप लोगों को इन दोनों के बीच में पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है, क्यों है, और इनका क्या क्या इम्पैक्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई मेरे को मतलब आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो सो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।